नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। और आज हम चर्चा करेंगे कोटपुतली के किरतपुरा गांव में खुले बोरवेल में जो 3 साल की बच्ची चेतना के रही है। सोमवार दोपहर से भूखी प्यासी बच्ची 140 से 150 फीट गहराई के गड्ढे में जिंदगी की जंग लड़ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ही टीमें जुटी हैं। मौके पर प्रशासन और पुलिस भी मौजूद है, लेकिन हादसे के बाद शुरुआती 2 दिन का बेहद महत्वपूर्ण समय जुगाड़ के सहारे बच्ची को निकालने की कोशिशों में बर्बाद कर दिया गया। खुले बोरवेल के गड्ढे में 3 दिन से मासूम बच्ची फंसी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों और आधुनिक मशीनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समय पर नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची एक बार जुगाड़ के रिंग या हुक में फंसी थी। वो कुछ फीट ऊपर आने के बाद वापस अंदर गिर गई। उसके बाद वो कैमरे में दिखाई नहीं दी। जब जुगाड़ फेल हो गया तो बोरवेल के बराबर में बोर खोदने और ड्रिलिंग का काम करवाने की कवायद की जा रही है। पाइलिंग मशीन से होल बनाने का काम शुरू हो गया है और सुरंग के माध्यम से 150 फीट गड्ढा कर नीचे जाकर बच्ची को बचाने के प्रयास किए जाएंगे। बच्ची के करीब 140 फीट पर अटके होने का अनुमान है, लेकिन मिट्टी ढहने का खतरा बन चुका है। दौसा के आर्यन के रेस्क्यू में जब ड्रिलिंग की गई थी तो करीब 50 घंटे का लंबा समय लग गया था और भूख प्यास ऑक्सीजन की कमी के चलते आर्यन को बचाया नहीं जा पाया था। लेकिन आर्यन की मौत से भी प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने सबक नहीं लिया। अब मौके पर लोगों को धैर्य जवाब देने लगा है और अपने गांव की बच्ची को बोरवेल से जल्द सुरक्षित निकालकर सौंपने की मांग कर रही जमा भीड़ को पुलिस लाठियां दिखाकर हटा रही है। शायद प्रशासन की चेतना और संवेदनाएं दोनों गड्ढे में गिर गई हैं। लोगों में रोष पैदा होने लगा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तरीके ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाले कई सवाल प्रशासन, पुलिस और अधिकारियों पर खड़े कर दिए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी सवालों के घेरे में हैं और बच्ची चेतना तो बोरवेल के गड्ढे में है, लेकिन क्या प्रशासन भी चेतना गड्ढे में चली गई है? आपकी बात में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेडिकल टीम के द्वारा देखो, जिस दिन से जो जैसे पता लगा था, हमने हाथों हाथ ऑक्सीजन सप्लाई चालू करवा दी थी और एक मेडिकल ऑफिसर, एक कंपाउंडर की ड्यूटी लगा दी, 3-4 एम्बुलेंस लगा दी, एक स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन और एक एनेस्थीसियोलॉजी 24/7 हमने लगा रखे हैं। और मौके पे हमारे कम से कम 15-20 कर्मचारी यहाँ बराबर रहते हैं। तो अभी देखो ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है और उसके कैमरे से विजिबिलिटी देखी थी, उस टाइम मूवमेंट हो रहा था। उसके बाद तभी जैसे बच्ची बाहर आए उसके बाद जो आप उसका आंकलन कर सकते हैं। अपडेट को लेकर तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एनडीआरएफ टीम है जो मॉनिटर कर रही है लगातार। बच्ची को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने के अपने दोनों प्लान है, वो पहले काम कर रहे हैं ताकि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। अभी तो वही स्थिति है जो कल थी, 10 से 12 फीट ऊपर आई थी बच्ची, तो उसी पोजीशन पे है अभी। खुदाई चल रही है कि जैसे स्टार्टिंग में देखा गया था तो 155 फीट पे देखा गया था बच्चा, कहीं 155 फीट पे दोबारा ना चला जाए, इसलिए इसको 10 फीट खोदा जा रहा है। 10 फीट खोदने के बाद जो 150 फीट तक इसकी कैपेसिटी है पाइलिंग मशीन की, तो 160 फीट तक हम जो है उसकी अप्रोच बनाना चाह रहे हैं, इसलिए तो ये 10 फीट खोद रहे हैं। और बाकी लॉक करने की कार्रवाई चल रही है। हमने बच्चे को लॉक कर रखा और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ऊपर लाने की। दोनों ही ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं और जो पहला ऑप्शन था उसमें भी अभी काफी संभावनाएं हैं, इसलिए हम लगातार वो टीम लगी हुई है। और दूसरा जो पाइलिंग मशीन है, ये ऑप्शन भी चालू हो ही चुका है। पाइलिंग मशीन शुरू की, उसके बाद रोक तो उसको पीछे लिया गया, उसको नहीं, वाइब्रेशन नहीं था इसमें। अभी एक जो ऑप्टिमल डिस्टेंस है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कमी है, वो पूरा कर। यानी कब तक प्रक्रिया शुरू हो पाएगी पाइलिंग मशीन? शुरू हो गई तो वापस शुरू करते हैं। यस। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। खुले बोरवेल की वजह से अब तक कितने बच्चों की जानें जा चुके हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से अब तक इन मामलों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सवाल ये है कि खुदाई में देरी क्यों हुई है? इस मामले में देसी जुगाड़ के भरोसे समय की बर्बादी क्यों हुई? आर्यन की मौत से सबक क्यों नहीं लिया गया? और समय रहते ही देसी जुगाड़ की जगह पर आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? 21वीं सदी में भी देसी जुगाड़ के भरोसे रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? क्या स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है? पाइलिंग मशीन लाने में आखिर देरी क्यों हुई? सवाल के घेरे में प्रशासन है। जेसीबी का इस्तेमाल 28 घंटे बाद क्यों हुआ? तो बोरवेल के लिए सुप्रीम गाइडलाइन भी है, लेकिन बावजूद इसकी पालना नहीं हो रही है। खुदाई से 15 दिन पहले जमीन मालिक को सूचना देना बेहद जरूरी है और अफसरों की निगरानी में ही बोरवेल की खुदाई हो, ये भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। बोरवेल के आसपास कंटीले तार से घेराबंदी बेहद जरूरी है।
और इसके अलावा बोरवेल के चारों ओर कंक्रीट की दीवार भी अनिवार्य की गई है। साथ ही बोरवेल का काम पूरा होने पर पास के गड्ढों को भरा जाए, ये भी गाइडलाइंस है, लेकिन इन किसी भी गाइडलाइंस की पालना नहीं की जा रही है, जिससे हादसे आए दिन हो रही हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सुप्रीम गाइडलाइंस दिखा रहे हैं कि बोरवेल खुदवाने के लिए किन गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है, लेकिन इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अवहेलना हो रही है और आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। सुलगते सवाल हैं कि खुले बोरवेल को लेकर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है। और इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले परिचय मेहमानों का करा दे। हमारे संवाददाता मुदित हमारे साथ कोटपुतली से जुड़ रहे हैं। नवीन कुमार भटनागर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ, बहुत स्वागत है सर आपका। अनिल कुमार गोठवाल जी हमारे साथ, पूर्व आरपीएस हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। ठाकुर दास हमारे साथ, पूर्व उप सचिव सीएम, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और शुरुआत कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुदित गौड़ से। मुदित, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, बच्चे के जो परिजन है वहां पर, ग्रामीण जो हैं उस वक्त मौजूद वहां पर, उनसे जरा बातचीत कीजिए। साथ ही अपडेट दीजिए कि अब तक रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है, कितना समय और लगेगा, रेस्क्यू टीमों की तरफ से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 घंटे से अधिक का समय जो है वो बीत चुका है और अभी जो प्लान ए जो शुरू से चल रहा है उसके प्रयास तो लगातार जारी रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के साथ ही जो प्लान बी था, जो सुबह यहाँ पर शुरू की गई थी पाइलिंग मशीन, उस मशीन के बाद जब वाइब्रेट हुआ तो लेकिन अब ये पिलर लाए गए हैं जिनके माध्यम से इनको डाला जाएगा और पाइलिंग मशीन जो है वो उस पूरे बोरवेल में जहाँ बच्ची फंसी है वहां तक बराबर में जाएगी और उसके साथ ही उसके बाद सुरंग बना के उसको बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। और हम मौजूद हैं यहाँ पर, जो लोग है आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि जो बच्ची है वो जल्द से जल्द बाहर निकले और जो प्रयास है वो सभी की दुआ इस बात को लेकर के है कि बच्ची जल्द से जल्द बाहर निकले और लगातार इस बात को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है इंदिराज गुर्जर जी, जो पूर्व विधायक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, अभी आप यहाँ पर आए हैं, पूरी स्थिति का जायजा लिया है, क्या आधिकारिक फीडबैक जो आ रहा है, क्या फीडबैक अभी तक मिला है और क्या स्थिति साफ है? देखिए, अभी तक 50 घंटे बीत गए बच्ची को बोरवेल में गिरे हुए और मुझे लगता है अभी तक स्थिति जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अभी तक स्थिति बिल्कुल जीरो है, कोई प्रोग्रेस नहीं। मैंने संबंधित अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, लेकिन अभी कोई प्रोग्रेस बता नहीं पा रहे, ना ही कोई संतोषपूर्ण जानकारी अधिकारी दे पा रहे। कहीं ना कहीं प्रशासनिक सिस्टम की विफलता और सरकार की विफलता इसमें सामने आ रही है कि 50 घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या उनका कोई भी जनप्रतिनिधि कोई मौके पे नहीं आया। प्लान ए बनाएगा, प्लान बी बनाएगा, प्लान बी आज सुबह शुरू किया गया लेकिन रोका गया, दोबारा से उसको दोबारा प्रक्रिया में लिया जाना है। कितना समय और अभी बता रहे हैं? देखिए, जनता को प्लान ए बी सी से कोई मतलब नहीं है। जनता को, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का एक ही है कि बच्ची सुरक्षित बाहर निकले, और 3 दिन से लगातार प्रयास के बाद भी उनके प्रयास जीरो हैं। और बच्ची के मूवमेंट को लेकर क्या जानकारी? नहीं, अभी तक जब मैंने पूछा तो बता रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन लगातार बच्ची को दी जा रही है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची सुरक्षित रहे, लेकिन 50 घंटे के बाद भी हम नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, ये बड़ी चिंता का विषय। ग्रामीणों से भी आपने बात की, लोग काफी बातें रखना चाहते हैं अपनी, क्या ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, ग्रामीण बहुत आक्रोशित इस बात को लेकर के 50 घंटे बीत जाने के बाद भी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना ही संतोषप्रद जवाब हम जनता को दे पा रहे हैं अधिकारी कि क्या हुआ, अभी तक क्या प्रोग्रेस है। अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। मुझे लगता है क्या मांग अभी ग्रामीण कर रहे हैं, क्या वो जरिया है जिससे बच्ची जल्द से जल्द बाहर निकले? देखिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ पे लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है सालाना। मुझे लगता है कि आज के आधुनिक दौर में उनको आधुनिक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं बहुत हो रही है। जब इस तरीके की घटनाएं हैं, एक तरफ तो हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम 150 फीट नीचे जमीन में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी विफलता है। सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आगे इनको इस तरीके का ट्रेंड करके भेजें ताकि ऐसी घटना ना हो। ये तो हमारे साथ पूर्व विधायक इंदिराज गुर्जर जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको लेकर के करीब 50 घंटे या बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है। और जो बात की जाए तो लोग अभी यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। लोगों का साफ तौर पर जो कहना है कि अभी जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है या इनके पास वो संसाधनों का अभाव माना जा सकता है, या कोई अभी तकनीकी जो समस्या आई है उसको लेकर के इन्होंने ये ऑपरेशन को रोका। प्लान ए सुबह
लगातार जारी है। प्लान बी को आज सुबह शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब फिर दोबारा से प्लान बी को अभी दोबारा शुरू किया गया है। जो सुबह परेशानियां जो आई थी उनको दूर करते हुए वो पिलर यहाँ पर मंगाए गए हैं, जो उसमें होल में डाले जाएंगे, जिससे मिट्टी का कटान नहीं हो और वो होल में किस तरह की कोई समस्या नहीं आए। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप स्थानीय हैं? हाँ जी, क्या स्थिति रही है, कितना समय लग चुका है? समय 3 दिन हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या अधिकारी जवाब दे पा रहे हैं? जवाब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला अभी तक, कोई जवाब नहीं मिला। ये वो ग्रामीण है जो यहाँ मौजूद है, इस बात की आस लगाए ठीक बैठे है। हैं कि जल्द से जल्द बच्चे बाहर निकले और उसको सकुशल वो अपने परिवार तक ले जा ठीक है, सकें। मुदित जब आपके तक पास पहुंचे हो, लौटेंगे और इस एक बात को बार लेकर तस्वीरें भी देखेंगे वहां की कि अब तक रेस्क्यू की जो काम है वो कहां तक बढ़ाया गया है टीमों की तरफ से। इससे पहले नवीन जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी इतना वक्त लग रहा है, देसी जुगाड़ पर अब भरोसा किया जा रहा है। अब इतना समय बीत चुका है, 50 घंटे हो चुके हैं, बच्ची को बाहर नहीं निकाल पाए, कोई सफलता नहीं मिल पाई है और अब आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले क्यों नहीं? इतनी बड़ी लापरवाही रेस्क्यू टीमों की तरफ से क्यों की जा रही है? ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है कि रेस्क्यू टीमें अनट्रेंड है या नहीं निकाल पा रही हैं या फेल है, ये गलत बात है। इस तरीके के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जो हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो अवेलेबल संसाधन है, उनकी मदद से हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अब चक्कर ये है कि वो बच्ची जिस हाइट पे है, जिस गहराई में है, तो वहां पर जो है मिट्टी बहुत गीली है और वहां पर क्या होता है कि जितना ही हम लोग खुदाई करके वह जाना चाह रहे हैं पास में, उतना ही ऊपर से मिट्टी गिर रही है। इसीलिए केसिंग मशीन बुलाई गई है और उसकी मदद दी जा रही है। उससे कम से कम ये है कि आराम से हमें टनल बन जाएगी और उस टनल की मदद से हम उस बच्चे को निकाल सकते हैं। और अगर जल्दी करा हमने, मान लीजिए हम पहुंच गए और जल्दबाजी करी, तो सारी मिट्टी गिरेगी और वो वैसे ही दब जाएगी बच्ची उसमें और हमारा रेस्क्यूअर भी उसके चपेट में आ जाएगा। तो हमें बड़ी सावधानी से उसको निकालना है। ऐसा नहीं, कहने को तो कुछ भी आप कह सकते हैं, कहने में क्या हर्ज है, लेकिन जो आदमी करता है काम वही जानता है, क्योंकि हम लोगों ने किया है और निकाले हैं बहुत से बच्चे और जिंदा निकाले हैं। तो हमें मालूम है किस तरीके से काम करना है और किसी विधायक के कहने से या किसी अनट्रेंड आदमी के बोल देने से कि साहब ऐसा नहीं है और ये क्या कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो ये गलत चीज है। ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। आप ये देखिए हमारी हिम्मत किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि जो हम कंप्यूटर की या जो हम रोबोट्स की मदद लेके और इसको निकाल सकें। इसके ऊपर काम चल रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या रंग आता है, भगवान कितनी हमारी मदद करता है। और अभी मान लीजिए ये हमारा केसिंग लग जाता है तो आप मान के चलें कि मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा या 12 घंटा तो बहुत होता है, कभी टाइम लगेगा उस बच्चे को निकालने में। जी ठीक है, अनिल जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, एक तो 50 घंटे का समय हो चुका है और एक के बाद एक बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं हो रही। इस घटना की हम बात कर रहे हैं। प्रशासन की टीमें जवाबदेही से बच रही हैं, जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, ग्रामीण और परिजन जब आक्रोशित हो रहे हैं कि 50 घंटे हो चुके, बच्चे की एक्टिविटी भी अब नहीं नोटिस कर पा रहे हैं कैमरे में मॉइस्चर की वजह से, तो वहां पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है, लोगों को भगाया जा रहा है। जहां एक तरफ परिजनों की सांसें अटकी हुई है कि बच्ची कब सुरक्षित बाहर निकलेगी, लेकिन ये प्रशासन का कैसा रवैया है? देखिए शिवानी जी, ये मामला ये है कि प्रशासन की लापरवाही की बात की जा रही है। वहाँ लोगों के अंदर ऐसी वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही। 48 घंटे करीब हो गए हैं और उसके अंदर इन्होंने प्लान ए और प्लान बी दोनों साथ रखे। दोनों प्लान को अगर ये साथ करते तो शायद है कि ये टाइम का ड्यूरेशन है ना और कम हो सकता था। अगर प्लान ए में जो वो रिंग डाल के एल पॉइंट से उसको निकालने की जुगाड़ से कोशिश कर रहे हैं, ये जुगाड़ है एक तरह से कि उसमें अगर रिंग में फंस गई तो बच्ची वो तुरंत ऊपर भी आ सकती है, ये बात सत्य है और पहले भी आई है, ऐसे ऐसे बच्चे सामने आए हैं। तो उसको भी लागू करना या
उस उपाय का प्रयोग करना तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पाइलिंग मशीन आई है और लोगों में रोष इस बात का है कि वो पाइलिंग मशीन 28 घंटे डिले आई है अभी अभी और अगर वो पहले आ जाती तो शायद है कि दोनों एक साथ चलते। अब रहा सवाल इसका कि ये सारी चीजें जनता के अंदर आक्रोश तो पैदा करती है, लेकिन विकासशील देश के लिए जहाँ किसान के पास पीने को पानी नहीं है, किसान में खेत देने के, तो ये आइंदा भी ये घटनाएं, ये हादसे, ये बोरवेल खुदते रहेंगे। और क्योंकि पानी अगर खेतों के अंदर डालना है तो बोरवेल तो खुदेंगे, और बोरवेल होते हैं बिल्कुल किनारे के ऊपर, रोड के किनारों पे, बीच में कोई खोदता नहीं है किसान, और वो मान लो 150-200 फीट जाके और वो पानी टूट जाता है, पानी नहीं रहता है, तो वो उसको अधूरा छोड़ के और नया बोरवेल खोद देते हैं। तो ये समस्या तो ये कंटिन्यू चलेगी, अभी भी आगे भी चलेगी। और हादसे होते हैं तो इसके लिए प्रशासन को, चाहे वो एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, हमें टेक्नोलॉजी का अब सुधार करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें हम। और इसको जनता की मांग है या एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षाएं हैं कि भाई एसडीआरएफ और एनडीआरएफ आ गई है तो अब हमारा बच्चा बच जाएगा, जिंदा निकाल लिया जाएगा, ये अपेक्षाएं जनता की ज्यादा है। तो अब इसके लिए हम साथ साथ में अगर हम जागरूकता अभियान चलाएं, इस तरह का प्रशासन ने सर्वे क्यों नहीं किया? ये तो फेलियरनेस है ना हमारी, ये तो हमारी वास्तविकता है कि हम सर्वे करके उनको, जो ये सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइन आप बता रहे थे कि भाई 15 दिन पहले प्रशासन या सरपंच को सूचना दी जाएगी, जब काम पूरा होगा वो किसी की निगरानी में, सुपरविजन में होगा, काम पूरा होने के बाद में उसकी कटीली तार और दीवार बनाई जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर मान लो प्रशासन ये करता और जनता का सहयोग लेके जो अभी खुदे हुए बोरवेल है उसमें मिट्टी भराने का काम कर दें। अगर मान लो कहीं वेल्डिंग मशीन नहीं जा पा रही है और कुछ नहीं है तो मिट्टी तो भरी जा सकती है। तो ये हम अभी से आइंदा के लिए सीख तो कम से कम लें, ताकि हमारे पे, प्रशासन पे जो ये आरोप लग रहे हैं खामोखाम के, उसके लिए तो हमें सतर्क होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा है कि बच्ची सुरक्षित निकले, सभी की दुआएं हैं, लेकिन ये जो डिले हुआ है उसका एक्सक्यूज हम नहीं ले सकते। ये तो डिले तो सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी सही बात कहा को आपने। लेके हम चर्चा करते और हैं। इसकी जवाबदेही भी प्रशासन की है। ठाकुर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, बोरवेल खुदाई को लेकर तमाम नियम बनाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन कोई सबक नहीं ले रहा, कोई सीख नहीं ले रहा, और ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लगातार बच्चों की बोरवेल में गिरने से जान जा रही है। आखिर संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? सबसे पहले तो मैं मालिक से दुआ करूंगा कि बच्ची वो जिंदा निकले। दूसरी बात, जो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर कट है। जैसे अब मान लो किसी को बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लिखा के लाता है, दवाई ले भी आता है, दवाई लेके अलमारी में रख देता है और खाता नहीं है, तो क्या बुखार उतर जाएगा? तो इसी प्रकार ये जो बोरवेल की घटनाएं हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, हाई कोर्ट के डिसीजन भी है, पुलिस एडवाइजरी भी है, सारा कुछ है। सारा एडवाइजरी जारी करने के बाद कुछ नहीं किया, तो मतलब इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं ना एडवाइजरी को। बिना इम्प्लीमेंट किए हुए आप उससे कुछ नतीजा अच्छा हो तो नहीं हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि जो बोरवेल मशीन आती है गाँव में, वो छोटी मशीन तो होती नहीं जो हाथ से छुपाई जा सके। बड़े ट्रक में मशीन आती है और उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है और पानी खूब उसमें बहता है। उसमें सरपंच को, पंच को, पटवारी को, गांव में सब पता होता है। अब चूंकि कई बार क्या होता है, ये डार्क जोन में खुदाई होती है, तो वो पटवारी को, सरपंच को, यहाँ जो संबंधित थाना होता है उसके पास ये थोड़े बहुत पैसे पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है? जो खुदाई करता है, जो ठेकेदार होता है। तो इसलिए उनकी मिली भगत भी है। मेरा निवेदन ये है कि जो बोरवेल खुदवाता है, वो जो बोरवेल खोदता है, वो सरपंच, पंच, पटवारी और जो संबंधित थाना हो, अगर मान लो, तो उन सब की जिम्मेदारी बनती है, क्लियर कट बनती है। और ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। तो इस पे धारा 304 जो आईपीसी की थी, जो अब 105, 106 भारतीय न्याय संहिता की हो गई है, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सभी के खिलाफ, जिनका नाम मैंने अभी लिया, सबके खिलाफ, क्योंकि षड्यंत्र है उसमें शामिल है। तो धारा 120 भी जो आईपीसी की थी, जो धारा 61 हो गई बीएनएस में, उस धारा के तहत में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए
बाकायदा केस चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि यूपी में और एमपी में ये कर दिया है कि जितना भी ये खर्चा होगा, लाखों करोड़ों खर्चा हो रहा है सरकार का, सरकार मुस्तैद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मुस्तैद है, इसमें कोई शक नहीं है, किसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं बेचारे ये लोग। अननेसेसरी इन पे आरोप लगाना भी ठीक नहीं है, परंतु जो उसका खर्चा हो रहा है वो सारा खर्चा उस बोरवेल जो है करवाने वाले से वसूल करना चाहिए और बाकायदे मुकदमा चलना ही चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि उदाहरण के लिए जिला कलेक्टर जिस जिले में ये घटना हुई है और मतलब बच्चा या बच्ची जो बोरवेल में गिरा है, तो उस जिला कलेक्टर को सिर्फ इस बात पे ट्रांसफर कर देना चाहिए कि भाई इसने अब ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके अंडर में जो पंच सरपंच पटवारी हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं, इसका प्रशासन इसका मतलब ढीला है। तो उदाहरण एक बार कलेक्टर को हटाने से हो जाएगा तो ये पूरे प्रशासन में हल्ला गुल्ला हो जाएगा और कलेक्टर भी तैयार हो जाएंगे, सतर्क रहेंगे और पंच सरपंच पटवारी तहसीलदार वगैरह उनके खिलाफ बाकायदे 61 धारा 61 बीएनएस में कार्रवाई होनी चाहिए और जुर्माना इनसे वसूल करना चाहिए, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत नहीं हो ऐसा काम करने की। ये बहुत सही बात कही आपने गाइडलाइंस जी, ये बहुत सही बात कही आपने कि एक कड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया इस वक्त, ताकि आगे ऐसे मामले सामने भजन लाल जी बहुत सेंसिटिव है, भजन लाल जी बहुत सेंसिटिव है, सब बहुत अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको ऐसे करना चाहिए। कम से कम जिला कलेक्टर को या वहाँ थानेदार या उनको इनके खिलाफ एक्शन लेके थोड़ा दिखाना चाहिए कि हाँ भाई ये मैं सतर्क हूँ, मैं इसमें बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो 2 साल में 5 महीने में 4 घटनाएं हो गई, कमाल है, ऐसे थोड़ी होता है कि दोबारा घटना हो गई, तो पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए अपन को कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ट्यूबवेल तो खुदवाएंगे लोग, चाहे डार्क जोन में हो चाहे ग्रीन जोन में हो, तो पानी चाहिए सबको, परंतु पानी चाहिए तो उसकी नियम तो पूरी पालना करें। कौन मना करता है पानी नहीं लेने? और डार्क जोन में होने से ये क्या है कि चुपचाप ये पैसे दिए जाते हैं ठेकेदार। जयपुर शहर की बात है, जयपुर शहर में भी जो डार्क जोन इलाका है उसमें वहां थाने वाले आते हैं, लाओ भाई 20,000 25,000 लाओ, नहीं तो आपको खोदने नहीं देंगे। वो ठेकेदार जो खोदने वाला है खुद ही उससे खुदवाने वाले से पैसे लेके थाने में दिया था। ये तो स्थिति है। बिल्कुल, तो इस पर थोड़ा काम करने की बहुत जरूरत थोड़ा है। इस मामला बिल्कुल ठीक है। मुदित एक बार आपसे जरा चाहेंगे, वहां पर जो परिजन अगर मौजूद हो तो उनसे बातचीत करने की आप कोशिश कीजिए, और साथ ही अब तक रेस्क्यू टीमों की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है, कहां तक ये रेस्क्यू हो पाया है, कितना वक्त और लग सकता है? जो बिल्कुल वक्त को लेकर के तो अभी रेस्क्यू टीम किसी तरह का कोई आकलन नहीं दे पा रही है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो सुबह से ही सदमे में थे। जो जो बीच में जिस तरह से बच्ची के जो चाचा है उनको पूरी तरह से बिल्कुल टूट चुके थे, उसके बाद आंखों से आंसू निकलते हुए, लेकिन उनको भी वो ग्रामीण लोग थोड़ा सा बाहर ले गए हैं, तो उनको यहाँ आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। जो परिवार के लोग हैं वो अभी घर में ही सीमित है, लेकिन घर में बातचीत अभी वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों से वो पूरी तरह से सदमे में आए हुए हैं। और जो टीम की बात करें तो अभी यहाँ पर प्लान बी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। पिलर्स जो है उसमें लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बिल्कुल ठीक है, इंतजार करना होगा कि अभी और कितना वक्त लग सकता है। नवीन जी देखिए, कोई आरोप टीमों पर नहीं लगा रहा है, बेशक रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो पाइलिंग मशीन है वो 28 घंटे बाद क्यों लाया गया? प्लान बी जो तैयार किया गया था उसके लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो देसी जुगाड़ से बच्ची को बचाने की कोशिश की जा रही थी, क्यों नहीं इक्विपमेंट्स लाए गए यहाँ पर, क्यों नहीं कोशिश पहले शुरू की गई? 50 घंटे से ज्यादा हो चुका, 3 दिन का समय लग चुका है, तो टीमों पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं सर। एक्चुअली क्या होता है कि सर्वे करना पड़ता है, हमें भी देखना होता है कि जमीन की पोजीशन क्या है, क्या हम प्लान ए के तहत उस बच्ची को निकाल पाते हैं या नहीं। अब जैसे रिंग डाल दी, तो रिंग डालने के बाद बच्ची उस रिंग पे जो स्टे किया बच्ची ने, तो इसलिए उम्मीद बनी कि हम खींच के इसको धीरे धीरे करके निकाल लेंगे, लेकिन है ना वो फेल हो गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिर प्लान बी पे आ गए। अच्छा, वो जो टनल बनाने लगे हाथ के द्वारा खुदाई करके, तो वो पॉसिबल नहीं हो रही थी, क्योंकि इतनी गीली मिट्टी थी वो ऊपर गिरती जा रही थी और वो नहीं सक्सेस हो रहा था। इसलिए मजबूरी में पाइलिंग मशीन को बुलाया गया। ऐसा नहीं होता है कि है ना ये शुरू में ही पाइलिंग मशीन मंगा लेते कि है ना भाई ऐसा होगा। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है, और पाइलिंग मशीन वहां तो रहती नहीं है, वो भोपाल से आती है या कहीं आसपास कहीं ऐसा कंस्ट्रक्शन हैवी चल रहा है
या ठीक है। नेशनल हाईवे का है या वहाँ कहीं होती है, वहां से मंगाई जाती हैं, ये रहती नहीं है, या सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी के थ्रू कांटेक्ट करके मंगाई जाती है, उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल, अब तो इंतजार इसके ये करना लिए होगा हो रहा सर है। कि जो प्लान बी के तहत अब रेस्क्यू का काम किया जा रहा है वो कितना सफल हो रहा है और कितना वक्त और लगता है चेतना को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदित हमारे संवाददाता कोटपुतली से थे, नवीन कुमार भटनागर जी हमारे साथ थे, अनिल कुमार गोठवाल जी हमारे साथ थे, ठाकुर दास जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।